सो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लेकर आए हैं फिजिक्स क्लास 12 करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू फ्रॉम झारखंड बोर्ड के लिए। तो स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है एसआई यूनिट ऑफ करंट, करंट का यानी विद्युत का एसआई यूनिट क्या होता है। ऑप्शन है हमारे पास 1 2 3 4। देखो, कूलम्ब, एम्पियर, एम्पियर पर सेकेंड और न्यूटन पर सेकेंड। तो करंट का एसआई यूनिट क्या होता है? करंट का एसआई यूनिट होता है, वो होता है हमारा एम्पियर, यानी करेक्ट ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 2 है विच ऑफ द फ्लोइंग आईवी ग्राफ यानी करंट और वोल्टेज ग्राफ सही रिप्रेजेंट कर रहा है किसके लिए? देखो, ओमिक कंडक्टर्स के लिए। ठीक है, कंडक्टर कैसा है ये? ओमिक कंडक्टर्स है। दो टाइप के होते हैं, एक होता है ओमिक और एक होता है नॉन ओमिक। तो कह रहा है ओमिक के लिए क्या होना चाहिए, तो मैं क्या होता है, अगर ओमिक कंडक्टर्स के लिए क्या होता है ओम्स, यानी इसमें जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं। और ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? V इक्वल टू आई आर, यानी यहां से हम R इक्वल टू क्या होना चाहिए? R इक्वल टू V अपॉन आई। ठीक है, V अपॉन आई, यानी जो हमारा वोल्टेज और जो करंट है उसमें के बीच रिलेशन कैसा होगा? लीनियर, यानी वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा, वो भी लीनियर बढ़ेगा। ठीक है, तो देखो करेक्ट ऑप्शन यहाँ कौन होगा? होगा ऑप्शन नंबर ए। जैसे जैसे हमारा वोल्टेज बढ़ रहा है, ठीक है, वोल्टेज बढ़ रहा है, हमारा करंट भी बढ़ रहा है, वो भी लीनियर बढ़ रहा है। आते क्वेश्चन नंबर 3 में लिख रहा है द टेम्परेचर ऑफ ए मेटेलिक रेजिस्टर इज इंक्रीज द प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी। ठीक है, द टेम्परेचर ऑफ ए मेटेलिक रेजिस्टर, ठीक है, एक मेटेलिक का रेजिस्टर है, इंक्रीज किया जा रहा है, तो फिर उसके टेम्परेचर को इंक्रीज किया जा रहा है। तो पूछे बताओ उसका प्रोडक्ट यानी रेजिस्टिविटी और उसकी कंडक्टिविटी का जो गुणनफल होगा वो क्या होगा। तो हमें पता है कि जो रेजिस्टिविटी होती है रो, वो क्या होता है? वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है कंडक्टिविटी के। तो यहां से देखो, रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी का प्रोडक्ट क्या आता है? 1, यानी इनका गुणनफल क्या आएगा? 1 आएगा। दैट मीन्स ये कांस्टेंट होगा, ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगा इनका प्रोडक्ट। यानी इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी ये रिमेन्स कांस्टेंट होगा। याद रखना, प्रोडक्ट, रेजिस्टिविटी का प्रोडक्ट और विथ कंडक्टिविटी के साथ। क्वेश्चन नंबर 4 है 2 कॉपर वायर्स ऑफ लेंथ L एंड 2L, यानी मेरे पास 2 कॉपर के तार है जिनकी लेंथ कितनी है? L है और 2L है, और उनका रेडियस कितना है? R और 2R। तो कह रहा है द रेशियो ऑफ देयर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, तो कह रहा है उनके स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का रेशियो क्या होगा? क्या लिखा है? ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है। ठीक है, याद रखना, ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, मतलब रेजिस्टिविटी की बात कर रहा है। ठीक, और रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है ओनली नेचर ऑफ मटेरियल। ठीक है, यानी अगर मटेरियल सेम है तो उसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी क्या होगा? सेम होगा। अब क्या यहाँ पर मटेरियल अलग अलग है? नहीं, मटेरियल तो सेम है, दोनों क्या है? कॉपर वायर है। कॉपर वायर तो दोनों का रेजिस्टिविटी सेम होगा, तो दोनों के रेजिस्टिविटी का रेशियो कितना आ जाएगा? कैंसल आउट करोगे तो 1/1, यानी करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर 3 होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है ए मेटल वायर ऑफ रेजिस्टेंस R इज कट इनटू 3 इक्वल पीसेस। ठीक है, कह रहा है मेरे पास एक मेटल वायर है ऐसा, ठीक, जिसकी पूरी रेजिस्टेंस कितनी है? इसकी टोटल रेजिस्टेंस है R। कह रहा है कि इसको कट कर रहे हैं इनटू 3 इक्वल पीसेस। ठीक, इसको हमने 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, लाइक इस टाइप से हमने 3 पार्ट में कट कर दिया, इक्वल पार्ट में। और कह रहा नाउ देन कनेक्टेड साइड बाय साइड टू फॉर्म ए न्यू वायर। अब इसको हम कैसे कनेक्ट कर रहे हैं? अब देखो, इस वायर को हम ऐसे कनेक्ट कर रहे हैं, ये वायर हो गया एक पार्ट, दूसरा पार्ट ये हो गया, तीसरा पार्ट ऐसे हो गया। अब इन 3 पॉइंट को एक साइड ज्वाइंट कर दो, इन 3 पॉइंट को एक साइड ज्वाइंट कर दो। ठीक, द लेंथ ऑफ विच इज इक्वल टू 1/3 ऑफ द ओरिजिनल लेंथ। अगर मान लो इसकी पूरी लेंथ कितनी थी? 3L। ठीक, पूरी लेंथ 3L थी, तो अब हर वायर की लेंथ कितनी हो जाएगी? हर जो कट करने के बाद लेंथ L हो जाएगी। ठीक है, कितनी हो जाएगी? ओरिजिनल लेंथ का कितना हो गया? 1/3, यानी पहले लेंथ था 3L, अब कितना हो गया? हर वायर की लेंथ L हो गई है, यानी ये हर लेंथ कितना है? L है। द रेजिस्टेंस ऑफ न्यू वायर, इस न्यू वायर का रेजिस्टेंस क्या होगा? तो ध्यान दो कि पहले टोटल रेजिस्टेंस कितना था? R। अब इसको कट करने के बाद हर पार्ट का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? R/3 और R/3। ठीक है, क्योंकि वो लेंथ के प्रोपोर्शन में रेजिस्टेंस भी डिवाइड होगा, यानी हर वायर का रेजिस्टेंस हो जाएगा R/3 और R/3। आपस में कैसे ज्वाइंट है? पैरेलल में।
अब पैरेलल में हम कैसे लिखते हैं, पैरेलल में हमारा क्या होता है, आर इक्विवेलेंट होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक, यहां से वैल्यू को रखो तो 1/R/3। ठीक है, ये भी हो जाएगा 1/R/3 प्लस ये भी हो जाएगा 1/R/3। सॉल्व करते हैं, क्या आ जाएगा 3 टाइम्स। ठीक है, ये हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ 3/R। ठीक है, ये हो जाएगा 3/R इंटू हर टर्म ये हो जाएगा और हर एक ऐसा कितना टर्म हो जाएगा 1 2 3, तो हो जाएगा 3 टाइम्स, यानी वैल्यू कितनी हो गई 9/R। अब ये 9/R किसकी वैल्यू आई थी, ये वैल्यू आई थी हमारी 1/R इक्विवेलेंट की वैल्यू हो गई 9/R। तो R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, R इक्विवेलेंट हो जाएगा R/9, यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, वो 9 टाइम्स डिक्रीज कर जाएगा, यानी R/9 हो जाएगा। और हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 6 है द एसआई यूनिट ऑफ करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी का एसआई यूनिट क्या होता है। ठीक है, करंट डेंसिटी को हम डिनोट करते हैं जे से, जे इक्वल टू क्या होता है करंट पर यूनिट एरिया। ठीक, करंट का यूनिट होता है हमारा एम्पियर और एरिया का यूनिट होता है हमारा मीटर स्क्वायर। तो यूनिट क्या हो गया एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, यानी करेक्ट ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 7 है कंसीडर द फ्लोइंग टू स्टेटमेंट। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है किरचॉफ जंक्शन लॉ फॉलो फ्रॉम द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, ये पॉइंट कह रहा है कि किरचॉफ का जंक्शन लॉ को भी हम क्या कहते हैं, जंक्शन लॉ को हम फर्स्ट लॉ भी कहते हैं। ठीक, ये किसको फॉलो करता है, क्या ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को फॉलो करता है, यानी आवेश के संरक्षण नियम को ये प्रतिपादित करता है। और बी पॉइंट लिखा है कि किरचॉफ का लूप लॉ फॉलो फ्रॉम द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्या किरचॉफ का लूप लॉ, दैट मीन्स इसे हम कहते हैं सेकेंड लॉ। क्या ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यानी ऊर्जा के संरक्षण के नियम को प्रतिपादित करता है। क्या ये दोनों स्टेटमेंट सही है। पढ़ते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इन दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो देखो पहला स्टेटमेंट भी सही है क्योंकि पहला स्टेटमेंट कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को फॉलो करता है और किरचॉफ का जो सेकंड लॉ है दैट मीन्स लूप लॉ है वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है, यानी दोनों स्टेटमेंट हमारे सही है। तो यहां से करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8 है द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर इज आर ओम इफ इट इज मेल्टेड एंड स्ट्रेच टू n टाइम्स इट्स ओरिजिनल लेंथ इट्स न्यू रेजिस्टेंस विल बी। ये क्वेश्चन आपका बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपने भी पढ़े होगा। तो कह रहा है एक वायर है जिसका, ठीक है, ये मान लो मेरे पास एक वायर है, ठीक, जिसका मान लो लेंथ L है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है, इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो मान लो कितना है, वो अभी है A और इसका रेजिस्टेंस है R। इसको हमने मेल्ट किया, इसको हमने क्या किया, इसके लेंथ को हमने n टाइम्स इंक्रीज कर दिया। मान लो अब लेंथ हो गई इस टाइप से। ठीक, इसे क्या किया, इसे हमने मेल्ट करके इसे खींच दिया है। तो इसकी लेंथ कितनी हो गई, अब NL टाइम्स हो गई। ठीक है, n टाइम्स हो गया ओरिजिनल लेंथ का। नया रेजिस्टेंस मान लो वो R डैश हो जा रहा है। अब वायर को खींचोगे तो क्या होगा, वायर पतला होगा, यानी वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा, वो हो गया हमारा A डैश। तो पूछा बताओ न्यू रेजिस्टेंस कितना होगा। न्यू रेजिस्टेंस मतलब हमसे R डैश की वैल्यू पूछी गई है कि R डैश की वैल्यू कितनी होगी। तो देखो R इक्वल टू क्या होता है, रो इंटू L बाई ए। ठीक, नया रेजिस्टेंस है वो मान लो अब हो गया R डैश। R डैश इक्वल टू हो जाएगा रो इंटू लेंथ हो गया था n टाइम्स और एरिया कितना है, एरिया मान लो हो गया A डैश। अब देखो यहां पर कि दोनों ही केस में वायर तो सेम है। ठीक है, वायर को हमने स्ट्रेच किया है, तो क्या इक्वल होगा, क्या चीज चेंज नहीं करेगा, चेंज नहीं करेगा इसका टोटल वॉल्यूम। वॉल्यूम मतलब इसका आयतन में कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि हमने वायर को बस स्ट्रेच किया है। वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इनटू लेंथ। ठीक, तो ओल्ड वॉल्यूम, पहले वायर का वॉल्यूम कितना था,
इक्वल टू न्यू वॉल्यूम। अब कितना वॉल्यूम हो जाएगा उसके इक्वल। पहले एरिया कितना था, तो पहले एरिया था ए और लेंथ, एरिया इंटू लेंथ, और लेंथ था एल। अब नया जो वॉल्यूम क्या होगा, तो नया एरिया हो गया ए डैश, और अब जो नया लेंथ है वो कितना हो रहा है, वो एन टाइम्स ऑफ एल हो जा रहा है। यहाँ एल से एल कैंसिल, ए डैश के लिए कितने आ गई, ए डैश की वैल्यू आ गई ए बाई एन। वैल्यू क्या रख लेते हैं, तो एन टाइम्स रो इंटू एल बाई ए डैश की वैल्यू आ गई ए बाई एन। सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, एन ऊपर चला जाएगा तो बन जाएगा एन इंटू एन, एन स्क्वायर इंटू रो एल बाई ए। अब देखो यहां से ये हो गया एन स्क्वायर और रो इंटू एल बाई एल, रो इंटू एल बाई ए, इसकी वैल्यू क्या थी, इसकी वैल्यू कैपिटल आर, तो हो जाएगा एन स्क्वायर इंटू कैपिटल आर। दैट मीन्स अब जो नया रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा, वो एन स्क्वायर टाइम्स हो जाएगा आर के। ठीक है, यानी जितना टाइम्स हम उसको इंक्रीज करेंगे उसके लेंथ को, रेजिस्टेंस उतना टाइम्स का स्क्वायर कर लो, यानी यहाँ एन टाइम्स था तो एन का स्क्वायर कर लो इंटू जो पुराना रेजिस्टेंस था उसके इक्वल होगा। तो यहां से करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। इन द इक्वेशन ए बी इक्वल टू सी, ए इज द करंट डेंसिटी, सी इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, देन बी इज। कह रहा है हमारे पास एक इक्वेशन है, ठीक है, ए बी इक्वल टू सी, ठीक, जिसमें आपका ए डिनोट कर रहा है करंट डेंसिटी को, ठीक, सी डिनोट कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड को। ठीक, तो हमें पता है कौन सा इक्वेशन, याद रखो J इक्वल टू सिग्मा ई, ये पता है, ऐसा इक्वेशन हमने पढ़ा है, J इक्वल टू सिग्मा ई। अब ए डिनोट कर रहा है, देखो किसको, ए डिनोट कर रहा है करंट डेंसिटी को, यानी करंट डेंसिटी कौन है यहाँ पर, J। सी कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड को, सी तो है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो पूछ रहा है बताओ बी किसको डिनोट करेगा। तो टर्म को थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं, देखो J इक्वल टू सिग्मा को लिख सकते हैं, J इक्वल टू सिग्मा को लिख सकते हैं, यानी कंडक्टिविटी को लिख सकते हैं 1 अपॉन रेजिस्टिविटी इंटू ई। यहां से हम लिख पाएंगे J इंटू रेजिस्टिविटी रो इज इक्वल टू ई। अब इसको कंपेयर करो ए बी इक्वल टू सी से, इसको कंपेयर कर सकते हैं, कंपेयर करके देखो ए क्या है करंट डेंसिटी, सी क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो बताओ बी क्या होगा, बी होगा हमारा रेजिस्टिविटी। ठीक है, ये रो है, कंडक्टिविटी सिग्मा मत कर लेना, इसको ऐसे कन्वर्ट करना पड़ेगा पूरे इक्वेशन को, तब जाके आपको वैल्यू फाइंड कर पाओगे बी की। तो यहां से हमारा बी किसको नोट कर रहा है, बी नोट कर रहा है हमारा रेजिस्टिविटी को, यानी ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 10 है, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई, करंट डेंसिटी J एंड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस K आर रिलेटेड टू ईच अदर थ्रू द रिलेशन। अभी मैंने बताया था क्या होता है, J इक्वल टू सिग्मा ई। ठीक, J तो चलो हमारा करंट डेंसिटी सेम है, इसको फिर मैंने और क्या चेंज किया था, इसको मैं लिखा था सिग्मा को लिखा था 1 अपॉन रो इंटू ई, यानी यहां से कह सकते हैं J इंटू रो इक्वल टू ई। कह रहा है यहां पर हम जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस यानी रो है उसको हम किसे नोट कर रहे हैं, के से, तो रो को क्या लिख के हम डिनोट कर देंगे के से, इक्वल टू हो जाएगा ई। अब देखो ये इक्वेशन कहीं दिख रहा है जे के इक्वल टू ई, ये कहीं है, अगर ये नहीं दिख रहा है तो क्या, ये इक्वेशन देखो, ये इक्वेशन आपको दिखेगा ऑप्शन नंबर 2 में, ई इक्वल टू जे के। अब आते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 11। कह रहा है विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर द कंडक्टिविटी, कह रहा है अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो बताओ कंडक्टिविटी क्या होती है। ठीक है, हमें कंडक्टिविटी चेक करना है विथ टेम्परेचर बढ़ाने के साथ। तो कह रहा है मेटल के लिए कंडक्टिविटी बढ़ती है और सेमीकंडक्टर के लिए घटती है। तो देखो कंडक्टिविटी पहले याद रखना, मेटल में क्या होता है टेम्परेचर बढ़ाने पर उसकी रेजिस्टिविटी बढ़ती है, तो कंडक्टिविटी क्या होगी, मेटल के लिए कंडक्टिविटी डिक्रीज करेगा। और सेमीकंडक्टर में क्या होता है, सेमीकंडक्टर की रेजिस्टिविटी घटती है, उसकी कंडक्टिविटी बढ़ती है।
तो सेमीकंडक्टर में क्या होगा, उसकी कंडक्टिविटी बढ़ेगी। अब देखो ऑप्शन कहाँ है, मेटल के लिए इंक्रीज करेगा नहीं, ऑप्शन 1 तो गलत है। ऑप्शन नंबर 2 देखो, सेमीकंडक्टर के लिए इंक्रीज कर रहा है यानी ये सही है, और मेटल के लिए डिक्रीज कर रहा है यानी ये दोनों सही है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 12 है, ए वायर हैज ए रेजिस्टेंस 12 ओम, इट इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ ए सर्कल, द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑन एनी डायमीटर। क्वेश्चन फिर से करना इंपॉर्टेंट। कह रहा है एक वायर है जिसकी रेजिस्टेंस कितनी है, पूरी रेजिस्टेंस है 12 ओम। कह रहा है इस वायर को हमने क्या किया, बेंड करके एक सर्कल बना दिया। सर्कल बनाने के बाद कह रहा है कि इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ एनी डायमीटर, यानी मान लो इसका ये अगर ये इसे हम डायमीटर कहते हैं तो कह रहा है एक ये पॉइंट ले लो ए और सेकंड पॉइंट ले लो बी। पूछ बताओ आर इक्विवेलेंट यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी क्या होगा। तो पहले टोटल रेजिस्टेंस था 12 ओम, तो अभी भी कितना होगा टोटल रेजिस्टेंस 12 ओम। अब उस 12 ओम से में क्या होगा, ए बी का जो अपर पार्ट है इसका रेजिस्टेंस कितना होगा, ये हो जाएगा 6 ओम। सिमिलरली जो नीचे का हाफ पार्ट बच गया ए बी का, इसका रेजिस्टेंस कितना होगा, ये भी हो जाएगा 6 ओम। अब देखो ए पॉइंट और बी पॉइंट से दोनों 6 ओम क्या है आपस में, पैरेलल में। अगर पैरेलल में होते हैं तो इक्वेशन क्या होता है, 1/r P इक्वल टू होता है 1/r1 यानी r1 की वैल्यू 6 प्लस 1/r2, r2 की वैल्यू भी 6। सॉल्व करते हैं तो 1/rp इक्वल टू हो जाएगा 2/6 यानी 1/3, यानी दिस इंप्लाइज rp कितना हो जाएगा, rp इक्वल टू हो जाएगा हमारा 3 ओम। ठीक है, कितना हो गया, वो हो गया हमारा 3 ओम, यानी करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, इन व्हीटस्टोन ब्रिज ऑल 4 आर्म्स हैव इक्वल रेजिस्टेंस आर। एक व्हीटस्टोन ब्रिज है जिसके चारों रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना है, वो आर है। इफ द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर आर्म इज ऑल्सो आर। ठीक है, कह रहा है कि जहां पर हमने लगाया है गैल्वेनोमीटर जिस आर्म में, उसका रेजिस्टेंस कितना है, आर है। तो पूछे बताओ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ कॉम्बिनेशन कितना होगा। अब देखो कुछ इस टाइप से में दिया हुआ है, एक ये हो गया आर्म, सेकेंड आर्म ये हो गया, ये हमारा एक व्हीटस्टोन ब्रिज का फिगर है, ये हो गया। इन दो पॉइंट को हमने किसी बैटरी से कनेक्ट कर दिया कुछ इस टाइप से, बीच में हमें लगा दिया एक गैल्वेनोमीटर, इसको ऐसे जॉइंट कर दिया। अब कह रहा है इसमें बार कि सभी का रेजिस्टेंस कितना है, आर 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 है। ठीक, और यहाँ जो हमने लगाया है गैल्वेनोमीटर इसकी भी रेजिस्टेंस कितनी है, आर है। तो पूछ रहा है बताओ कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ कॉम्बिनेशन क्या होगा, यानी ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा। तो मैंने क्या बताया था, मैं बताया था कि देखो क्या ये आर बाई आर की वैल्यू यानी इनका जो रेशियो है क्या वो आर बाई आर के रेशियो के इक्वल है, बस बात है। ठीक, अगर ये रेशियो इक्वल है तो क्या होता है, जब रेशियो इक्वल होता है तो गैल्वेनोमीटर से कोई भी करंट फ्लो नहीं करता है। दैट मीन्स कि इसे हम मान सकते हैं कि यहाँ पर करंट आएगा ही नहीं। ठीक, ऐसे मान सकते हैं, इसे गायब भी मान सकते हैं, यानी करंट आएगा नहीं तो यहाँ से इसका रहना या ना रहना बात एक बराबर है। अब ऐसा है तो निकाल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। कैसे निकालेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इस आर ये आर दोनों आपस में सीरीज में है, इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा 2R। सिमिलरली जो नीचे 2R है ये भी आपस में सीरीज में है, इसका भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 2R। अब देखो यानी पूरा सर्किट ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच कैसा बन गया है, ऊपर में एक 2 ओम का रेजिस्टेंस, नीचे भी एक 2 ओम का रेजिस्टेंस। ठीक है, ये भी 2 ओम ये भी 2 ओम, दोनों आपस में किसमें है, 2 ओम नहीं से 2R लिख लेते हैं ना, आर लिखा है 2R। अब ये दोनों आपस में पैरेलल में है तो इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 1/rp इक्वल टू 1/2R प्लस 1/2R, इसकी वैल्यू कितनी रहेगी 2/2R, 2 से 2 कैंसिल, दिस इंप्लाइज कि आरपी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो आर के इक्वल आ जाएगा, यानी जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है किसके इक्वल आ गया, सिंपल आर के इक्वल, यानी ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन 14,
A cell of internal resistance R is connected to an external resistance R. The current will be maximum if capital R. If कह रहा है मान लो एक मेरे पास एक सेल है, इस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस है EMF E है और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है R. कह रहा है इस, ठीक है, ये हमें दिखाई देता है, ठीक है, ये पूरा बैटरी के अंदर, ये कंप्लीट हमारे बैटरी होती है, सेल होता है. कह रहा है इसको हमने एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R से कनेक्ट किया है. ठीक, तो पूछ से बताओ इसमें करंट I मैक्सिमम कब होगा. ठीक है, हमें I मैक्सिमम करंट से फ्लो कब करेगा. तो याद रखना कि फॉर मैक्सिमम करंट, ठीक है, फॉर I मैक्स, यानी जब मैक्सिमम धारा बहेगी, ऐसा कब होगा, जब हमारा कैपिटल R स्मॉल r के इक्वल होगा. यानी जो बाहरी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा है कैपिटल R, वो बैटरी के इंटरनल रेजिस्टेंस R के इक्वल हो जाए, तब क्या होता है, तभी हमारा मैक्सिमम करंट फ्लो करता है इन R. ठीक है, मैक्सिमम करंट फ्लो करता है, यानी करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा 1. क्वेश्चन 15 है, इफ n सेल इच ऑफ EMF E. ठीक है, मेरे पास n सेल है और सभी का EMF E है एंड इंटरनल रेजिस्टेंस R, और हर सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस R है, आर कनेक्टेड इन पैरेलल, सभी को अगर हमने पैरेलल में कनेक्ट किया है, देन द टोटल EMF एंड इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा. ठीक है, इंटरनल लिख लेना यहाँ रेजिस्टेंस, ये क्या होगा. यानी कह रहा है कुछ स्टेप से मेरे पास ऐसे बहुत सारे सेल है. ठीक है, ऐसे कितने कितने लगे हैं, ऐसे टोटल मेरे पास n सेल लगे हैं. ठीक, सभी का EMF क्या है, E है, और सभी का इंटरनल रेजिस्टेंस है वो स्मॉल r है. सभी को हमने कैसे कनेक्ट किया है, पैरेलल में, मतलब सभी के एक पॉइंट को आपस में ज्वाइंट कर लो और सेकेंड एंड को एक साइड ज्वाइंट कर लो. अब ज्वाइंट करने के बाद पूछ रहा है बताओ इसका टोटल EMF क्या होगा. तो याद रखना जब भी पैरेलल में, ठीक है, पैरेलल में नेट EMF क्या होता है, नेट EMF हो जाता है E नेट, वो E के इक्वल होता है, और जो हमारा R नेट होता है, नेट रेजिस्टेंस, वो R/N हो जाता है. ऐसा कब होगा, जब पैरेलल में कनेक्टेड है. तो हमसे पूछा है पैरेलल में, तो पैरेलल में क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1. अब एक पॉइंट और याद रख लो, किसका, कि अगर हमसे सीरीज में पूछा जाता, ठीक है, ये तो मैंने पूछ लिया पैरेलल का, अगर सीरीज में पूछा जाता, ठीक, यानी क्रमबद्ध तरीके से अगर हम सारे सेल को लगाते, तब क्या होता, तब उसमें हमारा जो नेट EMF आता वो n टाइम्स ऑफ E हो जाता. ठीक, और हमारा जो R नेट आता, नेट रेजिस्टेंस, वो भी n E हो जाता. ठीक है, यानी n E ने इसे, ये n R, तो क्या लिखेंगे, इसे हम n R लिखेंगे. आते क्वेश्चन नंबर 16 में, कह रहा है इन द नेटवर्क शोन बिलो द रिंग हैज जीरो रेजिस्टेंस, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B. देखो ये क्वेश्चन मैंने थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन लिया है आपको जस्ट प्रैक्टिस के लिए. तो कह रहा है बताओ, इसमें हमसे पूछा है बताओ A पॉइंट, ठीक है, हम एक रेजिस्टेंस इस फॉर्म में रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, तो हमसे पूछा है बताओ B पॉइंट और A पॉइंट के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है. कैसे निकालेंगे, देखो इसको करने का तरीका क्या है. इसका जो सेंटर का पॉइंट है इसे मान लो X. ठीक, अब देखो B पॉइंट कहाँ जुड़ा हुआ, B पॉइंट से वायर जुड़ा हुआ ये, तो इस पॉइंट का भी रेजिस्टेंस हो जाए, पोटेंशियल हो जाएगा B, यानी विभव हो जाएगा B. ये वायर जुड़ा हुआ B पॉइंट से, तो इस पॉइंट का भी विभव हो जाएगा B. अब कैसे लिखते हैं, अब देखो तरीका क्या होता है, A पॉइंट होगा, बीच में X पॉइंट होगा, फिर B पॉइंट होगा. ठीक, अब रेजिस्टेंस को लगाते जाओ. पहले देखते हैं ये 3R का रेजिस्टेंस, ये किस किस के बीच में लगा हुआ 3R का रेजिस्टेंस. तो देखो ये B पॉइंट और X पॉइंट के बीच जुड़ा हुआ है, तो X और B के बीच में एक 3R का रेजिस्टेंस लगा हुआ है. सेकंड चेक करते हैं हमारा, ये 3R का रेजिस्टेंस देखो, ये भी B पॉइंट और X पॉइंट के बीच लगा हुआ है, यानी X और B पॉइंट के बीच में एक और 3R का रेजिस्टेंस लगा है. थर्ड हो गया हमारा ये 3R का रेजिस्टेंस, ये भी देखो X और B पॉइंट के बीच में लगा हुआ है, यानी यहां भी बना सकते हैं X और B पॉइंट के बीच में 3R का रेजिस्टेंस. अब बच गया हमारे पास लास्ट ये R ओम का रेजिस्टेंस, जो कि X और A के बीच में ज्वाइंट है. कहाँ, X और A के बीच में.
तो x और a के बीच में एक r ओम का रेजिस्टेंस है। बताओ इक्विवेलेंट कितना आएगा। अब बन गया सिंपल सर्किट। अब सिंपल सर्किट बन गया तो ये 3R 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 आपस में पैरेलल में है। इनका इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, इनका इक्विवेलेंट हो जाएगा सिंपल 3R/3। ठीक, यानी इसकी वैल्यू कितनी हो गई, ये हो गया R। अब देखो ये एक R लग गया है A पॉइंट से, X पॉइंट में इसका भी इक्विवेलेंट हमने क्या निकाला R, और ये हो गया हमारा लास्ट में B पॉइंट। ठीक, यानी ये 3 पॉइंट हो गए। अब ये R और ये आपस में किस में है, सीरीज में। सीरीज में इक्विवेलेंट कितना होता है 2R, यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा A और B पॉइंट के बीच का, ये हो जाएगा हमारा 2R। इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ के सॉल्व करना, यानी जब भी ऐसा फिगर गिवन होता है तो उसे हम सिंप्लीफाई करते हैं सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन में, जो हमें इजीली दिख पाए, तभी जाके हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं इसे। आते क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है डिटरमिन द करंट इन 2 ओम रजिस्टर, यानी जो 2 ओम का रजिस्टर लगा है पूछ रहा है इसमें से बताओ कितना करंट फ्लो करेगा। ठीक है, इसे हम I2 से डिनोट कर रहे हैं, हमसे I2 की वैल्यू पूछा गया है। पहले देखते हैं इसे क्या करते हैं, इसे आप पहले जहां लगा कैपेसिटर, इसे कैपेसिटर को काम को इस कैपेसिटर को मतलब आप, ठीक है, कैपेसिटर लगा थोड़ा सा आपको कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। इसे आप रेजिस्टेंस लगा लो। ठीक है, अगर मान लो यहाँ कुछ नहीं होता, ठीक है, यहाँ सिंपल एक वाई जॉइंट होता, तो क्या होता, सबसे पहले देखो कि ये इस पॉइंट का पोटेंशियल A पॉइंट का और B पॉइंट का पोटेंशियल सेम है, मतलब 2 ओम 3 ओम और ये 1 ओम आपस में पैरेलल में है, तो इसका हम पैरेलल में निकाले थे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होता है 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/1। इनका लेते एलसीएम, ये होता 3, ये 2 और ये 6। ठीक, ये वैल्यू कितनी आती, होता है 11/6, यानी आरपी के लिए कितनी आती, ये होता है हमारा 6/11। अब देखो 6/11 ये 2.8 ओम के साथ क्या है आपस में सीरीज में है, क्योंकि ये 2 ओम 3 ओम एंड 1 ओम, इन तीनों का इक्विवेलेंट कितना आ गया, इन तीनों का इक्विवेलेंट आ गया है 6/11। ये किसके साथ सीरीज में है 2.8 के साथ, तो आर नेट कितना होता, सीरीज में है तो 6/11 प्लस 2.8। अब इसको जोड़ लो तो ये हो जाता है हमारा, इसको अगर आप करोगे तो हो जाएगा 0.55 प्लस 2.8। ठीक है, यानी से आप 0.6 भी लिख सकते हो। सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 8614, यानी 0.84 ओम आएगा। ठीक है, ये टोटल नेट रेजिस्टेंस आ गया। नेट रेजिस्टेंस आ गया तो यहाँ से आई नेट करंट निकालते हैं, नेट करंट निकालते हैं नेट वोल्टेज, टोटल वोल्टेज बाय आर नेट। ठीक, यहाँ से नेट वोल्टेज हमारा 6 वोल्ट डिवाइड बाय 0.84, ये हमारा नेट करंट आ जाएगा। अब देखो नेट करंट यहाँ से जब आएगा तो करंट क्या होगा, करंट हमारा डिवाइड होगा किसमें 2 ओम 3 ओम एंड 1 ओम, यानी जो करंट यहाँ से नेट करंट आया, ठीक है, नेट करंट कितना आया, नेट करंट आएगा 6/0.84। इसे सॉल्व करना, यानी ये 6/0.84। ठीक है, अब ये करंट क्या होगा, ये करंट अब क्या होगा, ये डिवाइड होगा 3 पार्ट में, एक ऊपर जाएगा 2 ओम से, एक 3 ओम से और एक 1 ओम से। अब तीनों पार्ट में जब ये करंट डिवाइड हो जाएगा तो आपको करंट डिवाइडर लॉ पता होना चाहिए। ठीक है, कि करंट कैसे डिवाइड करता है। ठीक है, अगर करंट डिवाइडर लॉ पता है उसको रख के आप इसे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। ठीक है, कि अगर आपने पढ़ा होगा तो आप इसे सॉल्व कर सकते हो। आते क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है ऐसा यूनिट ऑफ करंट डेंसिटी। ठीक है, करंट डेंसिटी का ऐसा यूनिट क्या होता है, J इक्वल टू करंट पर यूनिट एरिया। करंट का यूनिट होता है हमारा एम्पियर और एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, यानी यूनिट हो जाएगा एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 19 है इन द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ 2 एंड मोर देन 2 रेजिस्टेंस, यानी सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर देन 2 रेजिस्टेंस, यानी अगर हम रेजिस्टेंस को सीरीज में लगाएं 2 या 2 से ज्यादा, जैसे मानो मैंने यहाँ पर 3 रेजिस्टेंस लगाया आपस में सीरीज में R1 R2 एंड R3, तो पूछा बता इसमें क्या सेम होता है। ठीक, अब देखो आपने पढ़ा होगा सब्जेक्ट के बारे में, एक यहाँ वोल्टेज है
तो इसमें से मान लो करंट आई फ्लो कर रहा है, तो ये आई करंट कहाँ जाता है, सभी में जाता है, सभी में सेम करंट फ्लो करता है। डिफरेंस क्या आएगा कि सभी के बीच पोटेंशियल अलग अलग ड्रॉप हो जाता है, इस R1 के अक्रॉस V1, R2 के अक्रॉस V2 और R3 के अक्रॉस V3, सच दैट कि जो टोटल पोटेंशियल V है वो V1 प्लस V2 प्लस V3 के इक्वल हो जाए। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या सेम रहता है, सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट क्या होता है, करंट होता है सेम। ठीक, ये किस में होता है, ये होता है हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन में। ठीक, तो क्या होता है, ऑप्शन 1 में पढ़ो, द करेंट थ्रू ईच रेजिस्टेंस इज सेम, पहला ही ऑप्शन में सही मिल गया। ठीक है, करंट क्या होता है, सेम होता है, सभी रेजिस्टेंस में सेम फ्लो करता है। एक ट्रिक, एक कंसेप्ट याद रखो, दूसरा कंसेप्ट कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, अगर हमसे पैरेलल में ऐड होते हैं, ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, यानी सारे रेजिस्टेंस अगर पैरेलली कनेक्ट होते हैं तो क्या सेम होता है, वहां पर सेम होता है हमारा वोल्टेज सेम होता है। पैरेलल में क्या सेम होता है, वोल्टेज सेम होता है। तो इस पॉइंट को भी याद रखेंगे अच्छे से, आपसे ये भी पूछा जा सकता है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20, लिख रहा है एक 3 वोल्ट की बैटरी है जिसका नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस है, इज कनेक्टेड इन ए सर्किट एज शोन इन द फिगर, द करंट आई इन द सर्किट विल बी। मान लो इसमें से करंट आई फ्लो कर रहा है, तो बताओ इस करंट आई की वैल्यू क्या होगी। अब देखो ये हमें एक ट्राइंगल के फॉर्म में 3 रेजिस्टेंस लगे हैं, लेकिन देखो जो करंट यहाँ आएगा वही करंट आगे जाएगा, वही करंट यहाँ चला जाएगा, यानी इस 3 ओम और इस 3 ओम के रेजिस्टेंस में सेम करंट फ्लो कर रहा है। सेम करंट फ्लो कर रहा है मतलब ये दोनों सीरीज में है, तो इनका इक्विवेलेंट कितना आ गया, इन दोनों इक्विवेलेंट हो जाएगा 6 ओम, R1 प्लस R2। अब देखो ये 6 ओम का रेजिस्टेंस, ठीक, और ये 3 ओम का रेजिस्टेंस आपस में पैरेलल में हो जाएगा। अब पैरेलल में कितना हो जाएगा इसका इक्विवेलेंट, इनका जो पैरेलल में इक्विवेलेंट आएगा, अगर 2 रेजिस्टेंस हो गए यानी 3 इंटू 6/3 प्लस 6। ये आपको पता है, अगर पैरेलल में कैसे निकालते हैं 2 रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट, वो निकालते हैं R1 इंटू R2 बाई R1 प्लस R2। ठीक है, यानी 2 रेजिस्टेंस का हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, तो ये सबसे इजी तरीका होता है इस फॉर्मूला का यूज करके। ठीक, मैंने यहाँ पर वही किया, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 18/9, दैट मीन्स 2 ओम, यानी नेट रेजिस्टेंस हो जाएगा इस पूरे सर्किट का 2 ओम। वोल्टेज कितना है, वो है हमारा 3 वोल्ट। तो करंट क्या हो जाएगा, करंट हो जाएगा हमारा I इक्वल टू V अपॉन R, यानी R इक्वलेंट RP। वोल्टेज है 3 वोल्ट और नेट रेजिस्टेंस आया था वो 2 ओम, 3/2 मतलब 1.5 एम्पियर, यानी करंट कितना फ्लो करेगा नेट, 1.5 एम्पियर। दैट मीन्स करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा 2। तो ये था हमारा आज का करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर झारखंड बोर्ड क्लास 12 का इंपॉर्टेंट MCQ। ठीक है, तो जल्दी हम अदर चैप्टर्स के भी, चैप्टर बाय चैप्टर हम उसके MCQ लेकर आएंगे।